कि मैनेजमेंट और दो चार्ज विद गवर्नेंस कौन होते हैं। आज के बाद फौरन से पता चल जाएगा कि जब दो चार्ज विद गवर्नेंस की बात होगी तो इसका मतलब कौन होगा। कंपनी के बहुत बड़े जो हैं मालिकों के अलावा, सारी बात है। और मैनेजमेंट, जो मैनेजर्स वगैरह इस तरह के सिर्फ। उसके बाद मेरे बच्चे, कल हमने एक लोगों की एक तो लोगों ने जो गलत परसेप्शन बनाई हुई थी ऑडिट के बारे में, लोगों की परसेप्शन। अच्छा, ये चैप्टर नंबर 14 के अंदर ये टॉपिक आके हमने दोबारा करना है। इसका नाम फिर होगा एक्सपेक्टेशन गैप के नाम से, कि लोगों जो ऑडिट है और जो लोगों की तवक्कुआत है उसमें एक गैप है। लोग कुछ और समझ रहे होते हैं ऑडिटर के बारे में या ऑडिट के बारे में, और लेकिन हकीकत में कुछ और होता है। यही टॉपिक हम दोबारा एक्सपेक्टेशन गैप के नाम से पढ़ेंगे। तो उसमें हमने कुछ लोगों की गलत फहमियां दूर की थी, और साथ हमने मैनेजमेंट को भी बताया था कि आपकी जिम्मेदारियां क्या हैं। तो ऑडिट से रिलेटेड जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारियां थी, और जो कि हकीकत में या दूसरी एंगल में ये कह लो कि जो लोगों की भी गलत फहमियां थी, वो हमने दूर की। लोगों की गलत फहमियां और मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो पांच छह तरह की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, अगर आपको याद हो मेरे बच्चे। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि एक तो मेरे बच्चे फ्रॉड वगैरह से कंपनी में कोई फ्रॉड वगैरह ना हो, ये जिम्मेदारी मैनेजमेंट की है। फिर हमने कहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना कंपनी की जिम्मेदारी है। फिर हमने इंटरनल कंट्रोल्स, और याद करें अभी हमने पढ़ना है वैसे तो पूरे का पूरा चैप्टर, लेकिन इंटरनल कंट्रोल्स का इतना सा हमें पता चल गया था कि कंपनी अपने मकसद को अचीव करने के लिए कंपनी में जितने भी बंदोबस्त करती है, जितने भी इंतजाम करती है, या ये कह लें कि चाहे सिक्योरिटी मेजर्स कह लो या व्हाट्सएवर, वो सारा मेरे बच्चे हमारा मिल मिला के इंटरनल कंट्रोल्स कहलाते हैं। उसके बाद मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि ऑडिटर को जहां तक आपके कोई रिकॉर्ड पड़ा हो, रिकॉर्ड तक की भी एक्सेस देनी है, जिन बंदों के पास पड़ा हो बंदों तक भी एक्सेस देनी है, या कोई एडिशनल कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वहां तक भी एक्सेस देनी है। फिर अगर आपको याद हो, कल मेरे बच्चे हमने मीनिंग ऑफ एश्योरेंस डिस्कस करना शुरू किए थे। ये तो हमें पता चल गया था कि एश्योरेंस का मतलब क्या है, कोई तसल्ली, कोई गारंटी, इसको हम इंश्योरेंस कह रहे होते हैं। और यहाँ पे ये इंश्योरेंस होती किस कॉन्टेक्स्ट में है, याद करें कल हमने दो तरह की एग्जांपल डिस्कस की थी जल्दी जल्दी में, कि कोई मिस्टर ए है और मिस्टर ए मिस्टर बी के पास गया और मिस्टर बी को कहा कि मिस्टर बी, आपके पास एक गाड़ी है, ये गाड़ी मुझे 10 लाख रुपए की सेल कर दो, लेकिन बता दो क्या ये गाड़ी, इसमें कोई डिफेक्ट तो नहीं। तो वहां पे मिस्टर बी ने कहा कि भैया मेरे नजदीक तो ये सही है, लेकिन इसको कैसे तसल्ली हो, गाड़ी भी उसी की और वो कह भी वही रहा कि वो सही है। तो इसने किसी मैकेनिक को कहा था कि भाई आप ऐसा करें, मेरे साथ चलें, इस गाड़ी को चेक करके बता दें कि ये गाड़ी सही है कि नहीं। तो मैकेनिक ने फिर इस गाड़ी को चेक करके उसको कहा कि ये गाड़ी सही है, या मुझे लग रहा है कि ये गाड़ी सही है, या इस तरह कह लें, हाँ बिल्कुल वो अल्फाज, मुझे लग रहा है कि इस गाड़ी में कोई नुक्स नहीं है। तो इस तरह के अल्फाज उसने बोले, तो इसने किसी हद तक इस गाड़ी को ये कहने के गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा भरोसा कर लिया कि ये गाड़ी सही होगी। वो मालिक पर भरोसा नहीं कर सकता था, जो रिस्पॉन्सिबल बंदा था, जो मालिक था। लेकिन मेरे बच्चों, वो इस इंडिपेंडेंट बंदे पे भरोसा कर सकता है कि अगर उसने कह दिया तो हम फिर यकीन कर सकते हैं। फिर अगर आपको याद हो, एक और एग्जांपल हम कल डिस्कस कर रहे थे, पता नहीं कौन सी थी वो, जाते जाते। नहीं, वो आपके पेपर वाली बात की थी मेरा ख्याल, आपके पेपर्स की। तो पेपर में भी मेरे बच्चे थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है। उसमें भी तीन लोग होते हैं। एक आप कौन होंगे बोला, आप यूजर थे, रिस्पॉन्सिबल पार्टी थे, प्रैक्टिशनर थे। आप रिस्पॉन्सिबल पार्टी थे। यानी कि मान लो कि ये मिस्टर ए है, इसने पेपर दिया है, और पेपर किसको दिया, आई कैप को, ये मिस्टर बी आई कैप। और फिर हमने डिस्कस किया जब ये पेपर देगा तो अब ये पेपर पता नहीं सही हुआ है कि नहीं। आई कैप इस बच्चे को पास करना चाह रहा है, लेकिन उसको इंडिपेंडेंट ओपिनियन चाहिए इसके ऊपर। तो उसने ये मिस्टर एम से रब्ता किया कि ऐसा करो, आप इस पेपर को जरा चेक करके बता दें कि ये पेपर सही है कि नहीं। तो उसने चेक करके बता दिया होगा आई कैप को, तो आई कैप ने उसकी बेस पे डिसाइड कर लिया होगा। तो यूजर कौन था यहाँ पे, और लूजर कौन था, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन था, वो मेरे थे मिस्टर ए रिस्पॉन्सिबल पार्टी था, और ये कौन था, ये प्रैक्टिशनर था। तो ये तीन अल्फाज हमने थोड़े से याद रखने हैं उसमें। इसी तरह ये हुआ था कि मान लें कि ये बिल्डिंग, जब ये कोविड के दिन थे, उन दिनों के अंदर हमें बड़ी ज़रूरत थी बिल्डिंग की, क्योंकि फॉरेन शिफ्ट करना था कैंपस, और वो मेन कैंपस हमने खाली करना था। तो जब ये ढूंढ रहे थे तो जब इस बिल्डिंग तक पहुंचे, तो क्योंकि ये ऑलरेडी कुछ वकीलों की बिल्डिंग है, और आपको पता है कुछ मसले मसाइल हो सकते हैं वकीलों के साथ ट्रांजैक्शन करने में। तो थोड़ा सा डर था कि ये ना हो कि यहाँ पे कोई मसला मसाइल हो। तो हमने क्या किया, अज्यूम कर लो कि हमने किसी लॉयर की मदद ली और उससे जरा कुछ चीज़ें उसके सामने रखी, ये मामलात हैं, ये इस तरह वो कह रहे हैं, तो बताएं इसमें इस बिल्डिंग को ये तो नहीं कि कहीं हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कोई डिफेक्टिव होगा, कल ये हमें कह देंगे यहाँ से इसको खाली करो। तो हमने भी इसी तरह मेरे बच्चे किसी और बंदे को बीच में शामिल किया। यहाँ पे यूजर हम थे, और वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी थे जो मालिक मकान थे, और वो जो बंदा था वो प्रैक्टिशनर था। उसने हमें जरा थोड़ी सी चीज़ों को, डॉक्यूमेंट्स को देख दुख के बता दिया कि हाँ यही लोग मालिक हैं, तो आप इनसे इस तरह का कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। क्योंकि होता है बाज़ का मालिक कोई और होता है और किराएदार आगे किराए पे चीज़ दे रहा होता है, तो फिर उसमें कुछ मसले मसाइल होते हैं।
तो ये भी मेरे बच्चे इसी तरह एक अश्योरेंस की ही मेरे बच्चे एक वो था, अरेंजमेंट था। तो ये अश्योरेंस एक्चुअली जिस तरह हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या है, एक तसल्ली है। सेम मामला मेरे बच्चे यहाँ पे ऑडिट के अंदर भी आएगा। ऑडिट में हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के मालिक कंपनी बनाते हैं, लेकिन जिस दिन कंपनी बन जाती है मालिक अलग और कंपनी अलग एक इंसान बन जाती है। अब इस इंसान को कंपनी को मैनेज करने के लिए हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अपॉइंट कर दिया। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर याद करो, फिर हमने डिस्कस किया था शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के अंदर तीन तरह के ताल्लुकात थे, एजेंसी, अकाउंटेबिलिटी और स्टीवर्डशिप। और अकाउंटेबिलिटी वाली जिम्मेदारी पूरी करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि डायरेक्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट हैं डायरेक्टर ने जो बनाई हैं ये सही है कि नहीं? डायरेक्टर तो इसको यही कहेंगे सर हमने बिल्कुल ईमानदारी के साथ सर देखें, हमने ये पिछली दफा हम सारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाजिर करके आए हैं सर, आप बेफिक्र रहे, हम सब हाजी हैं, तो आप भरोसा कर सकते हैं। आप तो मेरे बच्चे को क्या बताएं, क्या हम इस बात पे भरोसा कर लें कि हाजी हैं? क्योंकि अल्लाह माफ करे हमारे पाकिस्तान के अंदर तो लोग हज करते ही इस मकसद के लिए हैं, ताकि लोग उसको हाजी करना शुरू कर दें, उस पर भरोसा करना शुरू कर दें। पहले तो लोग कम ही भरोसा करते हैं ताकि उसका जो लोग नहीं भरोसा करते वो भी करना शुरू कर दें। तो इस मकसद के लिए हम स्पेशल मेरे बच्चे कुछ अरेंजमेंट्स करते हैं। अल्लाह माफ करे बहुत सारे काम, चाहे उसमें कोई नेकी वाले भी हैं और कुछ तो ऐसे भी हैं जो चाहे बंदा करे, लेकिन चाहे वो जो भी है दिखावे के लिए कर रहा हो, लेकिन बहरहाल एटलीस्ट करे, ताकि शायद अल्लाह ताला कभी हिदायत दे दे और वो सच्ची मुच्ची भी करना शुरू कर दे। खैर, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डायरेक्टर तो यही कहेंगे कि ये सही है, लेकिन अब शेयर होल्डर्स को कहा जाता है कि भैया आप इन पे भरोसा ना करना, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर आप रिलाय ना करना, क्योंकि ये भी रिलायबल नहीं है, क्योंकि जिन्होंने बनाई वही आपको कह रहे हैं कि ये सही है। तो इसके लिए फिर हम क्या कर सकते हैं, उन्होंने कहा कि आप ऐसा कर लो, किसी इंडिपेंडेंट बंदे को अपॉइंट कर दो, किसी ऑडिटर को अपॉइंट कर दो जो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करें। अब यहाँ पे मेरे बच्चे अगर देखें, एक तो वो लोग हैं जिन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को यूज करना है, जिनको हम कहते हैं ये जो शेयर होल्डर हैं ये यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं। उसके बाद मेरे बच्चे हम अगर डायरेक्टर्स की तरफ देखें, ये वो बंदे हैं जिन्होंने ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनानी है और ये सही बनानी है, जिनकी जिम्मेदारी है वो डायरेक्टर्स की है, वो रिस्पॉन्सिबल पार्टी है। और इन्होंने क्या कर लिया, शेयर होल्डर ने किसी प्रैक्टिशनर को हायर कर लिया कि भैया आप क्या करो, उसी तरह जिस तरह आम अश्योरेंस ली जाती है, इनको हायर कर लिया कि आप भैया क्या करो, इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताओ ये सही है कि नहीं। अब अगली बात आएगी, ये ऑडिटर क्या करेगा, इसके बारे में इनको तसल्ली देगा। अब ये जो तसल्ली है मेरे बच्चे, एक तो एक लफ्ज होता है 100% कोई चीज आपको गारंटी से बता दी जाए। मेरे बच्चे मेरा ख्याल है कि अगर कोई बंदा किसी से हम इस तरह की कोई राय लेते हैं, जस्ट एग्जांपल, अगर खुदा ना खासा कोई बीमार पड़ जाता है, अगर हम हॉस्पिटल में चले जाते हैं, तो जो डॉक्टर होते हैं वो ये नहीं कहते कि मैं 100% गारंटी देता हूँ कि ये बंदा बच जाएगा, बल्कि हम अपनी कोशिश करेंगे, बाकी जो अल्लाह की रजा। इसी तरह मेरे बच्चे जो वकील हैं, जो देखें जिसको कहते हैं एथिकल वकील है, अदरवाइज तो हर प्रोफेशन के अंदर बड़े सारे अनएथिकल लोग हैं। जब उसके पास कोई केस जाता है, वो ये नहीं कहता कि 100% मैं आपको गारंटी देता हूँ कि ये केस जीत जाएंगे। तो मेरे बच्चे इस तरह की जैसे चले मान लें कि आप मेरे पास यहाँ पे पढ़ने आए हैं, आप ये कह रहे हो कि सर आप ऐसा करते हैं गारंटी दे दें कि हम पास हो जाएंगे, तो मेरे बच्चे मैं तो इस बात की गारंटी नहीं दे सकता कि बेटा पक्की बात है पास हो जाओगे, वो तो आपकी इंशाल्लाह मेहनत होगी और आप पास कर ही लेंगे। तो मेरे बच्चे ये जो 100% गारंटी देने वाला मामला, तो ये भी अभी हमने डिस्कस करना है कि जब ये अश्योरेंस एंगेजमेंट होगी उसमें 100% हम गारंटी नहीं देंगे, 100% अश्योरेंस नहीं दे रहे होंगे कि हाँ ये वाकई ही, इसके लिए लफ्ज बोला करेंगे एब्सोल्यूट अश्योरेंस। अब ये जो प्रैक्टिशनर हमने ऑडिटर अपॉइंट कर लिया, अब ये क्या करेगा, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन करेगा और उसके बाद इन शेयर होल्डर को अश्योरेंस देगा, एक तसल्ली देगा कि सर मेरे नजदीक ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। अब कई यहाँ पे शेयर होल्डर उठ के उसको कहेंगे क्या तू 100% इस बात पे श्योर है? वो कहता है नहीं नहीं सर मैं 100% श्योर नहीं हूँ। कहता है हो सकता है, कहता है मैं तकरीबन कोई 87% तक श्योर हूँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। तो अभी 13% अभी भी चांसेस हैं ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट गलत हो सकते हैं। वो कहेंगे भैया तू हमें 100% वो दे, अश्योरेंस दे कि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, हम तुझे इतना मिलियंस पे कर रहे हैं तो इसलिए पे कर रहे हैं कि तू 87% तक या 90% तक या 80% तक हमें तसल्ली दे। तो यहाँ पे ये जो ऑडिटर है मासूम बंदा, ये उनको एक चीज समझाएगा शेयर होल्डर को कि सर ये जो आप 100% अश्योरेंस मांग रहे हो ना, जिसके लिए लफ्ज बोलते हैं एब्सोल्यूट अश्योरेंस, सर ये पॉसिबल नहीं होती। ये भी हम डिस्कस करेंगे कि उसकी वजूहत क्या है। एक लफ्ज हम बार बार पढ़ेंगे, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, कि ऑडिट के अंदर कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, कुछ कमी कोताहियां हैं जो हम दूर कर ही नहीं सकते। तो उसमें मेरा ख्याल है कि चलें थोड़ा सा यहीं पे हल्का सा जिक्र हुआ है, ताकि ये 2-3 दफ़ा इसका जिक्र हो जाए, क्योंकि शायद आज ये आखिरी क्लास है, कल क्लास ना हो, तो ताकि आप उस असाइनमेंट के लिए भी जरा थोड़ा सा रेडी हो जाए। तो मेरे बच्चे अगर हम लिमिटेशंस की बात करें, ये 100% तसल्ली क्यों नहीं दे रहा ऑडिटर शेयर होल्डर को, उसमें मेरे बच्चे सबसे पहले ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, मुझे बताओ क्या फरिश्तों ने बनाई है या इंसानों ने बनाई है? इंसानों ने बनाई है, और इंसान तो खता का पुतला है। तो पहले नंबर पे तो मेरे बच्चे, क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंसानों ने बनाई है, तो इंसान होने के नाते उनसे गलती
हो सकती है। उसके बाद मेरे बच्चे जब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं, मुझे बताओ चलें, एक तो ये इंसानों की वजह से जो एरर के चांसेस हैं वो हो सकते हैं, जो भी हैं इंसानों ने बनाई। दूसरे नंबर पे मेरे बच्चे मुझे बताओ जो ये जो क्या लफ्ज बोला था मैंने अभी, चलो खैर उसको उसको रहने दो। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, मुझे एक चीज बताओ, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते वक्त कुछ एस्टिमेट्स लिए जाते हैं? बिल्कुल सर, बड़ी सारी चीजें हैं जो एस्टिमेट्स की बेस पे चल रही होती हैं। चाहे वो प्रोविजन से रिलेटेड हो, चाहे वो जिसको कहते हैं रिवैल्यूएशन से रिलेटेड हो, तो बड़ी सारी इस तरह की अमाउंट्स होती हैं जो हम एस्टिमेट करते हैं, एस्टिमेट लेते हैं उसका, चाहे कोई कंटिजेंसीज हो, कुछ इस तरह के मामला। और इसमें बड़ी सारी जजमेंट्स भी इन्वॉल्व होती हैं मेरे बच्चे। तो जजमेंट की बेस पे हम ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होते हैं। और उसके बाद मेरे बच्चे कहीं पे कुछ फ्रॉड भी हो रहे होते हैं। ये जो फ्रॉड है, ये लोग मिलकर करते हैं, इसको ढूंढना आसान नहीं होता। हम जितनी मर्जी कोशिश कर लें, फ्रॉड क्योंकि कलूजन्स के साथ होते हैं, फ्रॉड एक बंदा नहीं करता, कई लोग मिलकर करते हैं। जब कई लोग मिलकर कर रहे हो, अभी मैं सुनता आ रहा था वो शाहजेब खान ज़्यादा प्रोग्राम के अंदर वो बैठा हुआ था, एक हमारा जो FBR का कोई बंदा, क्योंकि आजकल गवर्नमेंट टैक्स इस तरह करना चाह रही है काफ़ी स्पीड से, IMF का इनके ऊपर प्रेशर है। तो वो बता रहा था कि ये जितना भी टैक्स अवेयंस होती है, इसके अंदर एक पूरे वो बने हुए हैं आपस में, ये सारे लोग मिले हुए हैं, जो सप्लायर है, जो मैन्युफैक्चरर है, आगे जो बायर है, ये सारे होलसेलर वगैरह जो भी होते हैं, ये सारे आपस में मिले होते हैं। इनका एक कार्टेल है, ये सारे क्लूजन्स के साथ हमारे साथ फ्रॉड कर रहे हैं, तो एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं। तो मेरा चाहिए, जाहिर बात है, जब वो कितने सालों से जब का पाकिस्तान बना हुआ है, तो शायद जब का ये चले ये टैक्स के मामला चल रहे होंगे, तो ये कितने सालों से करते आ रहे हैं, अभी तक नहीं पकड़े गए। तो फ्रॉड जो कलूजन से होता है, और कलूजन से किया हुआ फ्रॉड इतनी जल्दी मेरे बच्चे उसको हम नहीं कर सकते, तो ये इसमें कुछ इश्यूज आते हैं। इस वजह से मेरे बच्चे कुछ इनको हम कहते हैं ये इनहेरेंट लिमिटेशन है कि इंसानों की बनाई हुई एरर्स हो सकती हैं, एस्टिमेशंस हैं, जजमेंट्स हैं, और उसके बाद ये फ्रॉड वगैरह हो सकते हैं। ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चलें, खैर वो तो एस्टिमेट वगैरह पे बनी होती है। तो इस वजह से मैं इसके ऊपर 100% गारंटी नहीं दे सकता कि फाइनेंशियल, और फिर खाली यही नहीं, अब जरा ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखो। ऑडिटर जब ऑडिट करता है, ये इनहेरेंट लिमिटेशन में हम दोबारा देखो, इनहेरेंट लिमिटेशन हम डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन सी वजूहात हैं, पढ़ना हमने आगे जाके, ताकि वो जरा उस वक्त रिपीट हो जाएगा कि कौन सी वजूहात है कि ऑडिटर 100% तसल्ली नहीं दे रहा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही। हमने कहा एक तो एरर हो सकती है, एस्टिमेट्स, जजमेंट्स, फ्रॉड। और उसके बाद ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जब ऑडिट ऑडिट कर रहा होता है मेरे बच्चे, वो सारी चीजों को चेक नहीं करता, वो सैंपल बेस पे ऑडिट करता है। जब सैंपल बेस पे करता है, उसने सारी चीजें चेक ही नहीं की, तो सारी चीजों के बारे में 100% नहीं कह सकता कि वो सारी की सारी चीजें सही है। और फिर ऑडिटर भी कुछ चीजों के बारे में, वही बात मेरे बच्चे, कुछ जजमेंट्स ही ले रहा होता है। जब एक चीज मैनेजमेंट ने जजमेंट की बेस पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड की है, तो फिर ऑडिटर भी उसके ऊपर जजमेंट्स ही लेता है। तो इसलिए मेरे बच्चे इसके अंदर ये कुछ वजूहात है कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकता। खैर एक सादा सा टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं, और वो है एश्योरेंस या टाइप्स ऑफ एश्योरेंस। तो एश्योरेंस हमने डिस्कस की कि एक तसल्ली है, लेकिन एश्योरेंस के अंदर हमेशा तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। जो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं, एश्योरेंस के अंदर तीन पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। और वो तीन पार्टी, एक हमने डिस्कस कर दिया, एक यूजर होगा, एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी होगी, एक प्रैक्टिशनर होगा। और फिर मेरे बच्चे यहाँ पे जो एश्योरेंस हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें दो तरह की टाइप्स होंगी, दो तरह की टाइप्स हैं मेनली। चलिए पहले ये लेवल ऑफ एश्योरेंस देखिएगा मेरे बच्चे, फिर हम पीछे रीड करते हैं। अभी हमने डिस्कस किया था कि लेवल ऑफ एश्योरेंस अगर हम बात करें, बजाहिर तीन तरह के लेवल्स होने चाहिए थे एश्योरेंस के, जो यहाँ पे हम पढ़े, लेकिन यहाँ पे हम दो तरह के एश्योरेंस पढ़ते हैं। एक तो मेरे बच्चे जो एश्योरेंस होनी चाहिए, तो मान लो यहाँ तक ये इस साइड पे एश्योरेंस रखो, ये 100% एश्योरेंस है यहाँ तक। तो एक तो मेरे बच्चे होनी चाहिए थी शायद एब्सोल्यूट एश्योरेंस, जैसे ये है, ये 100% है, तो 100% शायद एश्योरेंस होनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे एक चलें एब्सोल्यूट भी रख लें अभी, और उसके बाद एक रीजनेबल एश्योरेंस होगी, एक एब्सोल्यूट एश्योरेंस होगी, और एक मेरे बच्चे हमारी लिमिटेड एश्योरेंस कह लें या लिमिटेड रिव्यू कह लें। तो ये तीन तरह की एश्योरेंस है आपके सामने। कल जब आप इंशाल्लाह क्वालिफाई करोगे और आपकी एक फर्म होगी, तो आपके पास एक क्लाइंट आया करेगा, और क्लाइंट आके कहेगा कि सर आपसे जाहिर बात है कोई एश्योरेंस एंगेजमेंट के लिए आपको हायर करना है। तो वहाँ पे फिर वो क्लाइंट ये भी रिक्वेस्ट करेगा कि सर आपने जो एश्योरेंस देनी है हमें, वो एब्सोल्यूट देनी है। तो वहाँ पे मेरे बच्चे, अब आपने उनको बताना है कि सर हम एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं दे सकते, और एब्सोल्यूट एश्योरेंस ना देने की वजूहत क्या है, वो इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ ऑडिट है कि सर इसमें कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस हैं, जिस वजह से ये वाली चीज़ तो हमारी दुकान पे अवेलेबल ही नहीं, ये तो हम दे ही नहीं सकते। यानी कि आप वो कहेंगे और वो चीज़ें और दिमाग में आई जाती हैं कि उसमें एक टाइम और कॉस्ट भी बड़ी अहम चीज़ होती है इनहेरेंट लिमिटेशन के अंदर। आप जो दोबारा इकट्ठी करो सारी हैं कि एरर्स हो सकती हैं उसमें, एस्टिमेट्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, फ्रॉड होते हैं, ऑडिटर सैंपल बेस पे ऑडिट करता है, और उसके बाद दूसरी बड़ी बात टाइम एंड कॉस्ट। वो कहता है कि सर हम इतने लोग नहीं है कि आपकी वहां पे सारी चीजें 100% जाके चेक कर सकें, हम थोड़े से लोग हैं, हम सैंपल बेस पे जाके वही बात बात उधर की जाती है, और ना ही सर हमारे पास इतना टाइम होता है।
बड़ा थोड़ा सा टाइम आप देते हैं हमें, 1.5-2 महीना, जो साल में आपने काम किया है उसके लिए हमें थोड़ा सा टाइम मिलता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जब कंप्लीट होती है। ऑडिट तो उसी के बाद मेनली शुरू होता है ना, चाहे आप सारे साल के लिए पॉइंट होते हैं, ऑडिट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट साल खत्म होने के मान लो कि आगे कोई 15-20 दिन महीनों में बनती है, तो फिर उसके बाद आपने एजीएम से पहले पहले कोशिश होती है कि हम क्या कर लें, ऑडिट को कंप्लीट कर लें। जरा इसको भी जरा थोड़ा सा देखिए मेरे बच्चे। अज्यूम कर लें एक कंपनी है, उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ 30 सितंबर को। यहाँ पे उसका फाइनेंशियल ईयर एंड हुआ है मेरे बच्चे 30 सितंबर। जब फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, आपको कब अपॉइंट कर लिया होगा उन्होंने, जो लास्ट एजीएम हुई थी, जो लास्ट एजीएम हुई थी वहां पे ये ऑडिटर साहब अपॉइंट हो गए। तो कंपनी का जो ईयर होता है, ईयर एंड होता है मेरे बच्चे, होता है 30 सितंबर को। अब जब 30 सितंबर को, याद है बचपन में आपने डिस्कस किया था कि एजीएम कब तक करवानी है, 120 दिन के अंदर। तो 120 दिन में एजीएम हो जानी चाहिए, तो ये कहां तक जाएगा बोला, अज्यूम कर लो 28 जनवरी कर लो इसको, कि सर 28 जनवरी तक शायद इसका ये होगा, 120 दिन कंप्लीट होगी। ऐसे ही होगा ना तकरीबन, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तकरीबन 4 महीने अराउंड। तो 28 जनवरी हम रख लेते हैं, चले एहतियातन। तो यहाँ तक 120 दिन बनते हैं सर, यहाँ तक हमने क्या करनी है, लाजमी तौर पे एजीएम करवा देनी है। अब मेरे बच्चे जब ये ईयर एंड होगा, यहाँ पे फिर ईयर एंड जैसे ही साल खत्म हुआ, अब मेरे बच्चे ये कंपनी क्या करना शुरू कर देगी, कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू कर देगी। ये कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना शुरू कर देगी यहाँ पे। तो हो सकता है मेरे बच्चे कंपनी ने 20 अक्टूबर को जाके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार किया, यहाँ पे जाके वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी हुई। जब 20 अक्टूबर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रेडी होगी, अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसके हाथ में जाएंगी, ऑडिटर के हाथ में जाएंगी। वो कहेगा लो भैया ये पकड़ो। अब ऑडिटर क्या करेगा, अगरचे वो सारा साल भी थोड़ा बहुत काम करता है, लेकिन अब जैसे फिगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नजर आएंगी, अब उसके ऊपर मेरे बच्चों सारे साल की जो मेहनत है उसको भी इकट्ठा करेगा, अब दोबारा से जाके वहां पे कुछ मेहनत करेगा। तो इसको अज्यूम कर लो, इसको साथ उन्होंने ये भी कहना है कि भैया देखो, अगर 28 जनवरी को एजीएम है, तो उसे 21 दिन पहले, अगर आपको याद हो, उस मीटिंग का नोटिस आया करता है। 21 दिन पहले तो नोटिस आना है, और नोटिस जब जाएगा उसके साथ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगी होंगी, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब लगी होंगी उसके साथ डायरेक्टर की रिपोर्ट भी लगी होगी। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम पीछे हैं तो शायद कौन सी तारीख बनती है, 21 दिन पीछे हैं तो 6-7 जनवरी तकरीबन। तो ज्यूम कर लेते हैं कि 6 जनवरी कर लेते हैं इख्तियार। तो 6 जनवरी तक उन्होंने क्या करना है, उन्होंने कहा कि हमने नोटिस सेंड करना है। तो यहां तक और फिर ऑडिटर ये थोड़ी करेगा कि नोटिस वाली तारीख को ही वो रिपोर्ट साइन करके देगा कि भैया आज भेज रहे हो। तो शायद इससे 2-3 दिन पहले हम कहते हैं कि 3 जनवरी को ऑडिटर ने क्या किया होगा, अपनी रिपोर्ट को साइन करके कंपनी को दे दिया होगा। तो मेरे बच्चे अब खुद सोचें, 20 अक्टूबर से लेकर 3 जनवरी तक जो सही वाला ऑडिट का जो टाइम मिला ऑडिटर को, अक्टूबर के वो चंद दिन, 10 दिन अक्टूबर के, नवंबर, दिसंबर, और उसके बाद जिनके तो 2-2.5 महीने अगर उसमें देखा जाए, तो शायद ये भी हमने जरा थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे दिया, कहीं ना कहीं कुछ हुआ होगा। लेकिन बहर सितंबर के बाद अक्टूबर ही आता है ना, चलो ठीक हो गया, इट्स ओके। शायद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट जल्दी बना ली 20 अक्टूबर को, थोड़ा सा और टाइम दे देना चाहिए था इनको कि भाई और थोड़ी सी लेट कर लो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेकिन फिर भी वही मेरे बच्चे को 1.5-2 महीने होते हैं ऑडिटर के पास, जिसमें तसल्ली से वो ऑडिट कर रहा होता है। तो इसमें ये इसलिए यहाँ पे एक और वजह आ जाती है, टाइम एंड कॉस्ट का मामला आ जाता है। पहले तो इतना कॉस्ट नहीं होती कि वो सारी चीजें चेक कर सकें, और फिर टाइम की बड़ी किल्लत होती है ऑडिटर के पास। तो ये सिर्फ ये चीज, और ये थोड़ा सा ना ये चीजें आपके दिमाग में हो, ये किस तरह ये सारा प्रोसेस चल रहा होता है। ले बेटा दोबारा वापस आइएगा। हम डिस्कस कर रहे थे कि अश्योरेंस देनी है, ऑडिटर से हमें अश्योरेंस चाहिए, और ऑडिटर कह रहा है कि मेरे पास 3 तरह की इंश्योरेंस है। लेकिन हमने कहा कि सर वो फिर एब्सोल्यूट इंश्योरेंस दे दे। उसने जब एब्सोल्यूट इंश्योरेंस को वो डब्बा पकड़ा तो वो डब्बा खाली था। हमने कहा कि डब्बा खाली, वो कहते हैं कि वो हो हमारे दादा परदादा वो मना कर गए कि आपने ये चीज़ बेचनी नहीं। हमने फिर वो रखनी ही छोड़ दी, क्योंकि ये पॉसिबल ही नहीं होती। इसके कुछ समझ लो कि हमारे खानदान में ये चीज़ें पॉसिबल ही नहीं कि हम ये कर सकें। तो एब्सोल्यूट इंश्योरेंस तो सर अवेलेबल ही नहीं, 100% तसल्ली तो हो ही नहीं सकती यहाँ पे। हाँ सर, कुछ ये 2 तरह की इंश्योरेंस अवेलेबल है, इनमें से जो आप पसंद करें वो आप हमसे ले लें। तो उसमें एक रीजनेबल इंश्योरेंस है और एक क्या है, एक लिमिटेड इंश्योरेंस है। ये रीजनेबल इंश्योरेंस क्या है, एक ऐसी इंश्योरेंस जो एज कंपेयर टू लिमिटेड इंश्योरेंस हाई लेवल है इसका। एज कंपेयर टू लिमिटेड इंश्योरेंस इसका क्या है, रीजनेबल इंश्योरेंस का हाई लेवल है, लेकिन मेरे बच्चे एब्सोल्यूट लेवल नहीं। जरा इन चीजों पे गौर कर लो। रीजनेबल इंश्योरेंस ऐसी इंश्योरेंस जो एज कंपेयर टू लिमिटेड इंश्योरेंस उसका लेवल हाई हो लेकिन एब्सोल्यूट ना हो, उसको हम कहते हैं ये रीजनेबल इंश्योरेंस। यानी कि ना तो ये लिमिटेड है और ना ही ये एब्सोल्यूट है, ये उसकी इन बिटवीन कोई फॉर्म है। याद रखोगे इन अल्फाजों को, ऐसी इंश्योरेंस जो क्या हो, जो हाई हो लेकिन एब्सोल्यूट ना हो, उसको हम कहते हैं ये रीजनेबल इंश्योरेंस। अब मान लो कि यहाँ पे जो हम तसल्ली दे रहे होंगे शायद जो अपने क्लाइंट है,
तो ठीक है, यहीं पे कर लो, अज्यूम कर लो हमने 90% तक इसकी तसल्ली दे दी अपने क्लाइंट को। इस अब अगर हमने 90% तक तसल्ली देंगे, यहाँ पे सर रीजनेबल एश्योरेंस में कहां तक तसल्ली देंगे, 90% तक अज्यूम कर लो, ये कोई वो नहीं होती परसेंटेज, वैसे ही आपको समझाना। तो 90% तक आपको हम तसल्ली दे देंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है वो सही है करें, जो भी हम कहेंगे वो 90% तक होगा। तो कहता है कि वो बाकी 10% फिर क्या है, उसके लिए लफ्ज आज के बाद हम बोला करेंगे, वो ऑडिट रिस्क है। ऑडिट रिस्क क्या है कि सर मेरे ऑडिट के बाद अभी भी ये चांसेस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो वो जो 10% वो कहां पे चला जाएगा, वो ऑडिट रिस्क के अंदर चला जाएगा, कि ऑडिट करने के बाद भी अभी भी रिस्क है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खराब हो सकती हैं 10% तक। तो मेरे चाहिए ये जितना इसमें यहाँ पे जैसे मान लो ये जो लिमिटेड एश्योरेंस है, एक तीसरी टाइप भी है, हम उसको लेकिन हम क्लाइंट को तीसरा ऑप्शन भी देंगे, सर ये भी है। वो कहेगा इसमें क्या है, वो कहता है कि सर इसमें जरा थोड़ा सा वो हाई लेवल की इंश्योरेंस नहीं, एक लिमिटेड लेवल की इंश्योरेंस है, लेकिन सर हम इसके पैसे भी कम चार्ज करते हैं, और सर ये इसमें बड़ी जल्दी हम आपको कंप्लीट करके दे देंगे। तो ये मेरे ये एश्योरेंस भी है। तो इसका मतलब वो कहता है कि कहाँ तक दोगे, हमने कहा कि सर ये 60% तक कंज्यूम कर लो। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे 40% अभी भी चांसेस हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आपकी खराब होंगी, तो उसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं, ऑडिट रिस्क। यानी कि जो बाकी है वो सारा ऑडिट रिस्क है सर, मतलब जाहिर बात है कि उसकी हम आपको कोई वो तसल्ली या गारंटी नहीं दे रहे। तो ये मेरे कुछ चीज़ें बस, ये 3 तरह की इंश्योरेंस को भी दिमाग में रखिएगा, कि ऑडिटर के पास 3 तरह की इंश्योरेंस होती है। ओहो लेकिन गलती हो गई हमसे, 3 तरह की नहीं 2 तरह की होती है, क्योंकि तीसरी पॉसिबल नहीं। जब पॉसिबल, ये कहीं पर भी दुनिया में हमने जो मर्जी एग्जांपल, आपने टीचर की बात कर ली, टीचर भी 100% तसल्ली नहीं देते, डॉक्टर भी नहीं देते, कुछ हैं लोग जो 100% तसल्ली भी दे देते हैं, तो हर जगह पे होते हैं। इवन ये कि अक्सर आप देखते हो सोशल मीडिया पे लगा होता है हमारा 100% रिजल्ट है, तो कहीं ना कहीं कुछ तो कुछ होता होगा, दे देते हैं भैया, इस तरह के मामला थे। लिमिट, मुझे याद है क्योंकि सारी जिंदगी तकरीबन हर कॉलेज की मैनेजमेंट में गुजारा, तो टीचर्स के रिजल्ट कंपाइल हुआ करते थे। जब रिजल्ट कंपाइल कर किया तो मान लो कि एक टीचर का आया 32% रिजल्ट, तो फिर वो कहते थे कि देखें ये तो मुनासिब नहीं कि बच्चों को बताएं, तो ऐसा कर लेते हैं, इसको हम कर देते हैं 77%। टीचर गुस्से होता है, हैवी उसका आपने इतना बढ़ा दिया है, मेरा सिर्फ 77% है, तो सर कम से कम कोई इसको 85% तो करें ना सर, मेरा हक नहीं है वो तो। भाई टीचर को राजी रखने के लिए मैनेजमेंट फिर क्या करती है, सर ठीक हो गया 85%, लगा दो मशहूरी कर दो, भाई माशाल्लाह हमारे टीचर का 85% रिजल्ट आए, तो पूरे पूरे कंसेंसस के साथ टीचर की भी राय होती है, मालकों की भी राय होती है, उसके साथ हम ये रिजल्ट दिया करते थे लोगों को कि देखो हमारा रिजल्ट कितना कमाल आया हमारे टीचर, तो बच्चे भी भागे भागे आते थे, यानी कि हर 100 में से 80-87 बच्चे पास हो गए, लेवल नहीं हो गया। तो फिर आई कैप में पता नहीं कौन फेल होते हैं। आई कैप कहता है मेरे किसी पेपर में 30% रिजल्ट है, किसी में 35% है, लेकिन टीचर का किसी का पूरे पाकिस्तान में इतना नहीं होता है। लेकिन फिर आई कैप में जाता कौन है पेपर देने के लिए, वो मिल नहीं रहा इस तरह का मामला है। चलें गैप आप ढूंढिएगा, बड़े होंगे जब ऑडिटर बनेंगे आप। लिमिट, अब अगली बात, सर इसकी एग्जाम्पल कौन सी, कि ये जो आपने रीजनेबल एश्योरेंस की बात की या लिमिटेड एश्योरेंस की, इसकी एग्जांपल क्या है। एश्योरेंस तो आपने कह दिया मेरे बच्चे, ऑडिट, ऑडिट रीजनेबल एश्योरेंस की एक एग्जांपल है, क्योंकि ऑडिट में हमेशा कौन सी एश्योरेंस होती है, रीजनेबल। और रिव्यू, रिव्यू लिमिटेड एश्योरेंस की एग्जांपल है, क्योंकि रिव्यू के अंदर मेरे बच्चे लिमिटेड एश्योरेंस ही होती है। और मेरे बच्चे अगर लिमिटेड एश्योरेंस होगी, पक्की बात है, यहाँ पे अगर हम तसल्ली कम दे रहे हैं तो काम भी तो हमने कम ही किया होगा ना। ऐसा थोड़ा ही है कि हमने काम ज्यादा किया हो और तसल्ली कम दे मेरे बच्चे, इसलिए मेरे बच्चे काम भी हमने कम ही किया होगा, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, लिमिटेड एश्योरेंस दे रहे हैं। और अगर हम रीजनेबल एश्योरेंस की बात करें तो मेरे बच्चे यहाँ पे एक हाई लेवल की हमने एश्योरेंस दी है, पक्की बात है यहाँ पे हमने मेहनत भी ज्यादा की होगी। तो मेरा ख्याल है कि अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि अगर कोई गरीब क्लाइंट आपके पास आया करेगा, वो कहेगा सर मैं कुछ एश्योरेंस लेना चाह रहा हूँ, हमारा आपस में कोई फड्डा है या व्हाट्सएवर, लेकिन सर हमारे पास इतने पैसे नहीं है, हम कहेंगे कोई नहीं, गरीबों के लिए भी हमारे पास एक प्रोडक्ट है, उसको हम लिमिटेड एश्योरेंस कहेंगे। तो हम थोड़ा सा काम करके, और इसमें 2-3 तरह के प्रोसीजर होंगे बस, ये जो जाके वो सिर्फ क्या करेंगे, एक अभी हमने पढ़े नहीं प्रोसीजर, एक एनालिटिकल प्रोसीजर और एक मेरे बच्चे कुछ इंक्वायरीज हुआ करेंगी, तो इंक्वायरीज वगैरह किया करेंगे, बस जाके लोगों से पूछ लिया और चीज़ों को कंपेयर करके, बस इतने से काम करके ना, 2-3 काम करके हम उसको वो दे के आ जा करेंगे, सर आप ये जो भी आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो हमें कुछ ऐसा नजर नहीं आया, जितना का काम हमने किया है ये 2-3 प्रोसीजर लगाए। हालांकि वो 7-8 तरह के प्रोसीजर हैं जो ओवरऑल हम लगाते हैं, बहुत ज्यादा ऑडिटर प्रोसीजर नहीं लगाता। ये भी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह मंडे को ही एक प्रोसीजर आपको शुरू में एक थोड़ा सा मैं बता दूंगा कि ये टोटल प्रोसीजर है, कहीं पे भी लफ्ज आज के बाद प्रोसीजर का है, यही प्रोसीजर होते हैं, इसके अलावा कोई नहीं।
तो यहाँ पे सिर्फ दो तरह के प्रोसीजर इस्तेमाल किया करेंगे, इंक्वायरी और एनालिटिकल प्रोसीजर। इसके जरिए हम क्या करेंगे, दो तरह, हालांकि वहां पे कोई रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर इसमें 5-6 प्रोसीजर और भी ऐड हैं, इसमें सिर्फ ये दो ही, बाकी वो ओवरऑल 6-7 ही होते हैं। ले बेटा, अभी हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, लेवल ऑफ एश्योरेंस। भाई एब्सोल्यूट तो पॉसिबल नहीं, हमारे लिए कितनी तरह की एश्योरेंस है, दो तरह की, एक रीजनेबल एश्योरेंस और एक रिव्यू एश्योरेंस। यानी कि ऑडिटर की दुकान के ऊपर आपको दो तरह की एश्योरेंस मिलती है, एब्सोल्यूट नहीं मिलती। और ये ना कहना कि कल मैं फर्म बना के सर लोगों को एब्सोल्यूट एश्योरेंस दूंगा, तो मेरे बच्चे याद रखना चपेड़े पड़ेंगे, क्योंकि आप बेसिक जो फंडा है या कॉन्सेप्ट है वही खराब कर रहे हैं। आप तो बड़े मान लो कि चमत्कारी इंसान होंगे, लेकिन मेरे बच्चे ये चमत्कार हो नहीं सकता। तो इसलिए इस तरह की कोई चीज दुकान पे नहीं रखनी। तो दो ही तरह की इंश्योरेंस रख सकेंगे, रीजनेबल और रिव्यू इंश्योरेंस। अब रीजनेबल में अभी हमने डिस्कस कर लिया, ये क्या है, ये एब्सोल्यूट तो नहीं लेकिन हाई लेवल की इंश्योरेंस है। तो मेरे बच्चे इसमें फिर हाई लेवल की इंश्योरेंस में अगर हम देखें तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम इन दोनों इंश्योरेंस को ना ये तीन तीन लिहाज से हम वो डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। वैसे हम देखें ना रीजनेबल और रिव्यू एश्योरेंस में हम तीन लिहाज से इसको वो डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ एश्योरेंस, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हाई है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मॉडरेट है, मॉडरेट कह लें या लिमिटेड कह लें, ये अल्फाज हम बोल लेंगे कि लेवल ऑफ एश्योरेंस। और दूसरे नंबर पे वर्क एफर्ट्स। वर्क एफर्ट्स मेरे बच्चे यहाँ पे एक अच्छी खासी मेहनत करनी पड़नी है, जबकि रिव्यू के अंदर आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। जैसे चलें आपके सामने ये कुछ आएंगे, ये प्रोसीजर है मेरे बच्चे, जो हम जब बड़े होंगे तो ये प्रोसीजर अप्लाई किया करेंगे। ये अभी कुछ अल्फाज यहाँ पे सारे नहीं है। जैसे अगर हम बात करते हैं रीजनेबल एश्योरेंस में, वहां पे हमने चीजों इंक्वायरी भी किया करनी है, ये भी एक प्रोसीजर है। वहां पे कोरोबोरेटिव एविडेंस भी हासिल किया करनी है। ये लफ्ज आ गया, ये बार बार आया करेगा। याद है ये कोरोबोरेटिव एविडेंस क्या हुआ करती थी? अच्छा मेरे बच्चे, एक एविडेंस के ऊपर जब हम दूसरी एविडेंस हासिल कर रहे हो उसको कहते हैं कोरोबोरेटिव एविडेंस। जैसे मान लो होता है ना कि बाज़ औक़ात आप घर वालों ने आपको कॉल की कि बेटा अभी आप कहाँ पे हो, तो आपने कहा कि हम क्लास में हैं। घर वालों ने कहा कि बच्चे हो सकता है कि छुट्टी ना कर ली हो उन्होंने, हैं, तो घर वालों ने फ्रेंड्स को कॉल की होगी कि बेटा अभी आप कहाँ पे हैं, उन्होंने कहा कि हम स्कूल जा रहे हैं, हम कॉलेज जा रहे हैं। तो घर वालों को शक पड़ेगा कि नहीं, है कि बच्चे कह रहे हैं हम कॉलेज में बैठे हुए हैं, अभी जबकि दोस्त कह रहे हैं हम तो सारे इकट्ठे जा रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं घर वालों को शक होगा। लेकिन अगर मान लो कि वो किसी और को भी कॉल करें कि अच्छा भाई बताओ आप कहाँ पे हो, वो भी कहते हैं हम यहीं पे हैं, कॉलेज में ही हैं, इसका मतलब क्या हुआ, घर वालों को आपसे भी एक और आपके दोस्तों से भी पता चल गया कि आप कॉलेज में ही हो। तो ये उनको क्या मिल गई, एक कोरोबोरेटिव एविडेंस मिल गई। तो बात मेरे बच्चे ये हम इकट्ठी किया करेंगे, और ऑडिटर मोस्टली मेरे बच्चे कोरोबोरेटिव, जैसे चलें इसकी रियल एग्जांपल जो ऑडिटर लिया करेगा उसको हम देखें। ऑडिटर ने मैनेजमेंट को कहा कि जरा अपना बैंक बैलेंस बता दें, क्योंकि कैश एंड बैंक भी तो हम डिस्क्लोज करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। उन्होंने क्या किया, उन्होंने आपको कैश एंड बैंक की फिगर दे दी। अब उन्होंने, ऑडिटर जाहिर बात उनसे लिखवा के लेगा, तो ऑडिटर के पास एविडेंस आ गई कि भैया इनका जो बैंक में कैश पड़ा वो इतना पड़ा हुआ। लेकिन मेरे बच्चे क्या बैंक ऑडिटर इनकी कंपनी के बताए हुए इस कैश एट बैंक के ऊपर भरोसा कर ले? उसको शक होगा थोड़ा सा कि कंपनी तो अपने एसेट्स को ज्यादा दिखाने की कोशिश करेगी। तो बैंक इसने, ऑडिटर ने क्या किया, बैंक को एक लेटर लिखा, बैंक को लेटर लिखा कि सर आपके अकाउंट के अंदर यानी कि इस कंपनी के अकाउंट के अंदर आपके पास जो अकाउंट होगा, आप जरा मुझे उसका बैलेंस क्लियर वो कंफर्म कर दे कि कितनी अमाउंट पड़ी हुई। तो बैंक की तरफ से एक रिप्लाई आया, इन्होंने कहा था 10 मिलियन पड़ा हुआ, बैंक ने कहा कि 6 मिलियन पड़ा हुआ। अब मेरे बच्चे जाहिर बात है ये दोनों ऑडिट एविडेंसेस क्या हैं, ये कॉन्ट्राडिक्टरी। लेकिन अगर बैंक भी कह देता कि भाई 10 मिलियन पड़ा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, आपको कौन सी एविडेंस मिल गई, कोरोबोरेटिव एविडेंस। तो यहाँ पे जाहिर बात है हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। एनालिटिकल प्रोसीजर, अभी यहीं पे याद रखना, आज के बाद जब भी एनालिटिकल प्रोसीजर का लफ्ज आए, एनालिटिकल प्रोसीजर बड़ी सादी सी बात होती है, दो इंफॉर्मेशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं। जब दो इंफॉर्मेशन को हम आपस में कंपेयर करते हैं उसको हम कहते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर। जैसे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर ये जो हमारी क्या कहते हैं उसको, कंपैरेटिव फिगर्स दी होती हैं, वो जो कंपैरेटिव फिगर हैं वो दो कंपेयर करने के लिए दी होती हैं कि आप इस साल को पिछले साल से या उससे पिछले साल से कंपेयर कर लें। और जब हम वो दोनों चीजों को कंपेयर कर रहे होते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जब दो इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर कर रहे हो, आज के बाद कभी भी आपने हमेशा कहना है कि मैं क्या कर रहा हूं, मैं एनालिटिकल प्रोसीजर लगा रहा हूं। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं होती। इसमें क्या होता है, सिंपली आपने दो इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर कर रहे हो। इसी तरह मेरे बच्चे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, ये तो समंदर है। जैसे आप देखोगे चैप्टर नंबर 7, 8, 9, 10 हैं, ये तीन चैप्टर आपके, चार चैप्टर हैं, ये चारों के चारों 7वें से शुरू होंगे सब्सटेंटिव प्रोसीजर, और 10 तक ये चार चैप्टर का नाम सब्सटेंटिव प्रोसीजर ही है। तीन तो शुरू ही सब्सटेंटिव के नाम से हो रहे हैं, एक इंट्रोडक्शन टू द सब्सटेंटिव, उधर थोड़ा सा आगे सब्सटेंटिव लिखा होगा। ये ना कहना कि सर तीन ही है, तो चार हैं टोटल, क्योंकि मुझ पे तो भरोसा किया नहीं
है, जाके चेक किया। अब ये कौन सी एविडेंस इकट्ठी की है बेटी? कोरोबोरेटरी एविडेंस। उन्होंने कहा कि सर ने बोला चलें जाके जरा चेक भी कर लें कैसा है कि नहीं। तो उनको जब आप चेक किया तो मान लो कि जब हो गया कि हाँ ऐसे ही है, अब ये कौन सी एविडेंस मिल गई? ये कोरोबोरेटिव एविडेंस। चलें, थैंक यू बेटा, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दे दिया आपने। यही प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स होती हैं। ले बेटा, अब अगली बात आएगी टाइप्स ऑफ ओपिनियन। देखो हम क्या कर रहे हैं, हम रीजनेबल और जो रिव्यू एश्योरेंस या लिमिटेड एश्योरेंस उसमें फर्क कर रहे हैं। फर्क किस किस बेस पे होता है आज के बाद ये मेरे बच्चों को पता हो। एक तो लेवल ऑफ एश्योरेंस में, रीजनेबल एश्योरेंस में हाई लेवल की एश्योरेंस होती है और रिव्यू एश्योरेंस में लिमिटेड लेवल की एश्योरेंस होती है। उसके बाद वर्क एफर्ट्स। रीजनेबल एश्योरेंस क्योंकि हाई लेवल की एश्योरेंस होती है, वहां पे मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है, वहां पे ऑडिट के जितने भी प्रोसीजर हैं वो सारे के सारे अप्लाई करेंगे। जबकि रिव्यू एश्योरेंस के अंदर हम ये तो मैंने बताना था आपको, रिव्यू एश्योरेंस में हम क्या कर रहे हैं, इंक्वायरी और किधर गए ये जो सफेद अजीम कर लो, ये दो प्रोसीजर हम क्या कर रहे होते हैं, सिर्फ यहाँ पे लगा रहे होते हैं, इंक्वायरी कर रहे होते हैं और एनालिटिकल प्रोसीजर। जबकि रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर हम क्या कर रहे होते हैं, ये सारे प्रोसीजर लगा रहे होते हैं, इसके अलावा कुछ और भी ये कंप्लीट नहीं। उसके बाद मेरे बच्चे अगली बात आ गई टाइप्स ऑफ ओपिनियन। जो रीजनेबल एश्योरेंस होती है वहां पे ओपिनियन मेरे बच्चे पॉजिटिव फॉर्म में होती है, और जो रिव्यू एश्योरेंस है मेरे बच्चे वहां पे जो ओपिनियन होगी वो नेगेटिव फॉर्म के अंदर होगी। अब ये डिफरेंसेस कैसे बन गए हमारे पास तीन। एक तो लेवल ऑफ एश्योरेंस, रीजनेबल एश्योरेंस हाई और रिव्यू एश्योरेंस लिमिटेड। उसके बाद वर्क एफर्ट्स, रीजनेबल एश्योरेंस में ज्यादा काम करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क एफर्ट्स होंगी ऑडिटर की, जबकि यहाँ पे सिर्फ दो तरह के प्रोसीजर लगा के हम एश्योरेंस कंप्लीट कर लेंगे। टाइप्स ऑफ ओपिनियन, रीजनेबल एश्योरेंस के अंदर पॉजिटिव फॉर्म के अंदर ओपिनियन होगी और यहाँ पे रिव्यू एश्योरेंस के अंदर नेगेटिव फॉर्म के अंदर ओपिनियन होगी। अब यहाँ पे ओपिनियन कैसे होगी, अब इसको जरा देखिएगा। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, हमारे घरों में हमारे अपने होते हैं जिनकी कुछ रिश्तेदारियां हो रही होती हैं। अज्यूम कर लो, अज्यूम कर लें कि मेरे ही घर में किसी बच्चे की कोई हम एंगेजमेंट करने जा रहे हैं, अज्यूम कर लो, और वो जिनके जिनके साथ ये सारी रिलेशनशिप बन रहा है उन्होंने मुझसे पूछा कि अच्छा राणा साहब आप बताएं कि इस बच्चे के बारे में आपकी क्या ओपिनियन है। भाई मेरे घर का बच्चा है, क्या मैं बता सकता हूँ, है जो भी बेटा है बेटी है, क्या मैं बता सकता हूँ कि मैं तसल्ली दे सकता हूँ कि सर मैं बिल्कुल जानता हूँ, है 100% आपको तसल्ली दे रहा हूँ। किसी ना किसी हद तक हम इस तरह के अल्फाज 100% चले ना, कम से कम हम रीजनेबली उसको कह सकते हैं कि सर ये माशाल्लाह बिल्कुल नमाजी परहेजी बेहतरीन इंसान है। ठीक हो गया। अब हुआ क्या कि मेरे मोहल्ले में किसी और बंदे की कोई रिश्तेदारी की बात चल रही थी कहीं पे, है वो मेरे घर के इर्द गिर्द ही कहीं उसी गली में रहती। तो शायद जो उस गली में है तो मेरे घर के आसपास हैं, तो शायद मैं उस बंदे के बारे में भी काफी ज्यादा जानता हूँ। अपने घरों के बारे में तो शायद मैं किसी हद तक एब्सोल्यूट समझ लो, क्योंकि सिर्फ समझाने के लिए बात कर रहा हूँ। तो जो मेरी गली में है तो उन लोगों को मैं जानता हूँ। किसी बंदे ने कहा कि राणा साहब ये फलाना बंदा आपकी गली में रहता है, जरा इसके बारे में जरा ओपिनियन दें, हमारी कोई रिश्तेदारी की बात चल रही है। तो मैं उसको कह सकता हूँ कि वो बच्चा शरीफ है, तो आप कर लें रिश्तेदारी इस तरह। लेकिन मान लो कि एक बंदा हमारे मोहल्ले में रहता है, अब पूरे मोहल्ले की खबर राणा रखे, ये जरूरी तो नहीं कि राणे की जिम्मेदारी है कि पूरे मोहल्ले की खबरें रखे। अब वो कहीं दो चार गलियां छोड़ के रहता है, तो लेकिन मैं जानता हूँ थोड़ा बहुत, किसी ने पूछा कि राणा साहब वो फलाने बंदे की, मैंने कहा कि यार कोई कभी कभार कोई बातचीत हो जाती है क्योंकि वो हमारे मोहल्ले में रहता है। तो वो कहते हैं कि उसके बारे में जरा अपनी राय दे दें। तो मैं उनको कह सकता हूँ कि देखें मैंने जितना, देखो मैं उनसे बहुत ज्यादा तो नहीं मिलता है, मैं तो उसको कम ही मिलता हूँ। तो जब मैं बहुत ज्यादा नहीं मिलता, कम ही मिलता हूँ, तो मैं उस लिहाज से अल्फाज बोलूंगा। देखिए जहां तक मेरा ख्याल है, मैंने कभी उस बच्चे में कुछ ऐसा नहीं देखा कि जो मैं ये कहूं कि वो बच्चा सही नहीं है, क्योंकि मैंने ज्यादा नहीं देखा। सेम मामला यहां पर भी हो। देखो जो रिव्यू एश्योरेंस है इसमें मैंने ज्यादा काम किया ही नहीं। जब मैंने ज्यादा मेहनत ही नहीं की तो यहां पे मैं ये नहीं कहूंगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। जहां तक मेरा ख्याल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है वो सही है, मैं ये अल्फाज कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने प्रोसीजर ही दो का अप्लाई किए हैं। वो दो को प्रोसीजर अप्लाई, कहां पे 8-10 प्रोसीजर अप्लाई करने, कहां पे दो प्रोसीजर अप्लाई किए। वहां मैं यही कह सकता हूं जितना का काम माशाल्लाह आपने मुझे करवाया ना, जितने के पैसे देके, मैं यही कह सकता हूं इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर मुझे कुछ ऐसा नजर नहीं आया कि मैं ये कहूं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है। तो भी अब यहाँ पे अल्फाज क्या इस्तेमाल होंगे, जो रीजनेबल एश्योरेंस होगी वहां पे ऑडिटर ने ज्यादा मेहनत की है। जब ज्यादा मेहनत की है तो वो अल्फाज ये बोलेगा इन आवर ओपिनियन, क्या हम यहाँ पे ओपिनियन दे रहे हैं, आपको राय दे रहे हैं, क्योंकि राय देने के काबिल हैं हम, क्योंकि हमने ज्यादा मेहनत की है, यहाँ पे ज्यादा प्रोसीजर लगाए हैं। तो इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर गिव ट्रू एंड फेयरली, या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली। तो हम सीधे सीधे अल्फाज उसको बता सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे ये जो रिव्यू एश्योरेंस है, यहाँ पे तो हमने मेहनत ही कम की है, काम ही कम किया है, तो यहाँ पे हम इस बेस पे इतनी तसल्ली से कैसे कह सकते हैं
तो फिर यहाँ पे हम क्या कहते हैं, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू, क्योंकि हमने यहाँ पे एक तो पूरा ऑडिट नहीं किया है, सारी मेहनत नहीं की, हम अगले बंदे को अल्फाजों से अगले बंदे को पता चले कि हमने ऑडिट नहीं यहाँ पे किया, हमने जस्ट रिव्यू किया है। और रिव्यू के अंदर हर बंदा जानता है कि उसमें मेरे बच्चे कुछ मेहनत होती है, थोड़ी सी मेहनत होती है। जिस तरह हमने कहा कि ये दो तीन तरह के ये छोटे छोटे काम हो रहे थे। तो बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, यानी कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं, दोबारा अल्फाज देखें, नथिंग हैज कम टू आवर, नहीं एक तो बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट यार एक तो हाँ यही अल्फाज है, नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर। तो ये अल्फाज जरा बात का तो दोबारा तरह देखिएगा, बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेज अस टू बिलीव, कि हमारे सामने ऐसा कुछ नहीं आया जिसे हमें सोच में मजबूर कर दिया हो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स डू नॉट गिव ट्रू एंड फेयर, ऐसा कुछ हमारे सामने नहीं नजर आया। तो ये मेरे बच्चे अल्फाज हम यूज करेंगे रिव्यू एश्योरेंस के अंदर। तो रीजनेबल एश्योरेंस ऑडिट है इसकी आगे मेरे बच्चे, जैसे यहाँ पे एग्जांपल क्या थी, चाहे नीचे एक और वो हो, एग्जांपल क्या है, रीजनेबल एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, ऑडिट, और अल्फाज क्या होंगे, इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू। और इसकी रिव्यू एश्योरेंस की एग्जांपल क्या है, चलें इस तरह कह लें रिव्यू, और रिव्यू में अल्फाज मेरे बच्चे वही बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, जो भी अल्फाज। अब अगली बात मेरे बच्चे, यहाँ पे लंबे चौड़े स्टैंडर्ड्स हैं ऑडिट के लिए, बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड हैं, जबकि रिव्यू के लिए हमारी एक अलहदा से एक सीरीज है 2400, उसमें 24 ये सीरीज होगी मेरे बच्चे, जैसे अभी हमारा जो स्टैंडर्ड शुरू होंगे, ऑडिट के स्टैंडर्ड शुरू होंगे वो 200 से शुरू होंगे। जैसे 200 में कुछ स्टैंडर्ड्स हैं, 200, 210, 220 इस तरह करके, इसी तरह 300 में कुछ होंगे, इस तरह 500 है, फिर 700 है, हैं? तो इस तरह करते करते यहाँ पे रिव्यू के लिए मेरे बच्चे जो स्टैंडर्ड है, एक है 2400, एक है 2410। याद है बचपन के अंदर जब आपने सीलो पढ़ा था, और जब सीलो पढ़ा था तो हमने कहा था कि जो लिस्टेड कंपनीज हैं वो अपनी क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाएंगे। और फिर मेरे बच्चों को याद होगा जो जो सेकंड क्वार्टर था उसकी जो कंबाइंड फिगर्स होनी थी, जो 6 महीनों की, उसका उन्होंने क्या करना था, लिमिटेड स्कोप रिव्यू भी करवाना था। अल्फाज क्या थे, लिमिटेड स्कोप रिव्यू करवाना, तो वो रिव्यू एंगेजमेंट थी मेरे बच्चे। तो यहाँ पे ये देखिएगा, ये जो रिव्यू है इसके लिए दो स्टैंडर्ड है, मान लो 2400 और 2410। इसका नाम भी यही होता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, ISRE। जबकि ये जो हमारे ऑडिट के लिए स्टैंडर्ड यूज होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। तो ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन रिव्यू एंगेजमेंट, और ये क्या है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। तो इसमें दो हैं, ये 2400 और 2410। ये जो 2400 है ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का जब हम रिव्यू कर रहे हो, ये पूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू कर रहे हो, तो उसके लिए हम 2400 इस्तेमाल करते हैं। और 2410 मेरे बच्चे हम यूज करते हैं जब वो इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो 6 महीने की, जब हम इंटरम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का रिव्यू करें तो उसके लिए ये वैसे ही है। मेरा ख्याल है कि आखिरी चैप्टर हमारा, चैप्टर नंबर जो 15 है वो इसी पे है। तो हम वहां पे जाके इसका थोड़ा देखो। और मजे की बात क्या है, जब चैप्टर नंबर 15 के अंदर हमने यही बातें करनी है कि रिव्यू एंगेजमेंट क्या होती है, उसको कैसे ओपिनियन दी जाती है, वही बात मेरे तो इस तरह के अल्फाज। और उसके बाद क्या होगा, कौन से स्टैंडर्ड हैं और कौन से प्रोसीजर है। तो शायद आपको पता हो ना पता हो, आपने चैप्टर नंबर 15 अभी यहीं पे कंप्लीट कर लिया, उसके 150 है टोटल। एक उसका जस्ट एक फॉर्मेट होगा, वो फॉर्मेट हमने देखना होगा। तो ये मेरे बच्चे, खैर वापस आओ, पढ़ क्या रहे हो, 3 तरह की इंश्योरेंस, ओहो हम भूल गए, 2 तरह की इंश्योरेंस, क्योंकि तीसरी तरह की पॉसिबल नहीं है, एब्सोल्यूट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं। और फिर अगली बात आपने बतानी है कि सर क्यों आई का ऐसे ही सवाल पूछता है, कहता है कि वो कोई बंदा कह रहा है कि आए और मुझे एब्सोल्यूट इंश्योरेंस है, आप कहते हैं नहीं नहीं सर एब्सोल्यूट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं। वो कहता है क्यों पॉसिबल नहीं, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है तो ये भी पॉसिबल होना चाहिए। तो हम आप अगर उसको तसल्ली दें, उसको वो करें, कन्विंस करें कि एब्सोल्यूट इंश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। तो एक्चुअली वो क्या पूछना चाह रहा है आपसे, इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। तो आपने उसको इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट बतानी शुरू कर देनी, और वो क्या थी बोला कि सर एरर्स हो सकती हैं, मिसस्टेटमेंट्स, वो एस्टिमेट्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, कल्यूजन्स के साथ फ्रॉड हो रहे होते हैं सर, जो फ्रॉड कल्यूजन के साथ मोस्टली होते हैं। और सर हम सैंपल बेस्ड ऑडिट करते हैं सर, इतना टाइम और कॉस्ट नहीं होती। तो ये सारी चीज़ें मिला के हम उसको कह सकते हैं कि इस वजह से एब्सोल्यूट एश्योरेंस पॉसिबल नहीं है। तो उसके बाद ये दो हैं, रीजनेबल एश्योरेंस हमने पढ़ लिया कि एब्सोल्यूट नहीं लेकिन हाई लेवल की है, और जो ये जो रिव्यू एश्योरेंस है ये लिमिटेड लेवल की एश्योरेंस है। और फिर उसके बाद ये मेरे अच्छे 3 लेवल्स में इसमें फर्क भी देख लिया।
अब जरा थोड़ा सा इसको दोबारा मेरे बच्चे किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से रीड कर लीजिए। कहता है कि एश्योरेंस मीन्स कॉन्फिडेंस, जाहिर बात है मेरे बच्चे वही तसल्ली। इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट एन एश्योरेंस फर्म इज एंगेज बाय वन पार्टी, वही बात मेरे बच्चे अज्यूम कर लो ये थे कंपनी के शेयर होल्डर और ये थे कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने क्या किया था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई थी और ये किसके सामने आई, ऑडिटर के सामने। अब जरा मेरे बच्चे इसको देखिएगा। कहता है इन एन एश्योरेंस एंगेजमेंट एन एश्योरेंस फर्म इज एंगेज बाय वन पार्टी, एक पार्टी क्या करती है, किसी एश्योरेंस फर्म को एंगेज करती है, क्योंकि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करते हैं, शेयर होल्डर। तो शेयर होल्डर क्या करते हैं, एक एश्योरेंस फर्म को एंगेज करते हैं बाय वन पार्टी टू गिव एन ओपिनियन और ए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या आप क्या करें, ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रहा है आप इसके ऊपर ओपिनियन दें, प्रिपेयर्ड बाय अनदर पार्टी, जिसको किसी और पार्टी ने प्रिपेयर किया है, और वो कौन है, वो डायरेक्टर है, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने प्रिपेयर किया। ये अल्फाज वो कर लोगे, इसमें दिक्कत तो नहीं ना कोई। कहता है कि द ओपिनियन इज एन एक्सप्रेशन ऑफ एश्योरेंस, जाहिर बात है जब ये ऑडिटर इस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के ऊपर जो किसी और पार्टी ने तैयार किया है इसके ऊपर ओपिनियन देगा, piece of information that has been prepared by another party, the opinion is an expression of assurance about the information that have been reviewed। और वो क्या करेगा, वो जो रिव्यू करेगा, अल्फाज बस बता रहा भी, ऑडिट बोल लो या रिव्यू बोल लो, इट गिव्स अश्योरेंस टू द पार्टी दैट हायर्ड द अश्योरेंस। फिर मेरे बच्चे जब वो इसको इनको ओपिनियन देगा कि सर मेरी ओपिनियन है ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, या आपने इसको रिव्यू करने के लिए कहा, मैंने इसको देखा, मुझे ऐसा कुछ नजर नहीं आया कि मैं कहूँ ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं है, तो इस तरह की, तो इसके बाद इनको इनको क्या मिल जाएगी, अश्योरेंस। बोला था बता, ऑडिट में क्या होगी, हाई लेवल की, और रिव्यू में, हाँ बिल्कुल। कहता है एश्योरेंस कैन बी प्रोवाइडेड बाय ऑडिट, एश्योरेंस ऑडिट के जरिए भी प्रोवाइड की जा सकती है। और ऑडिट कौन कौन सा होता है, दिस मे बी एक्सटर्नल ऑडिट, इंटरनल ऑडिट, आर ए कॉम्बिनेशन। जस्ट ऑडिट का भी बता रहे हैं, ये नहीं कि वो एश्योरेंस का बता रहे हैं, ये सिर्फ ऑडिट का बता रहा है कि ऑडिट मेरे बच्चे अगर देखा जाए अल्फाज ये बोले जाते हैं ऑडिट में आगे, इंटरनल भी होता है एक्सटर्नल भी होता है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। कुछ कंपनी में इंटरनल एक्सटर्नल दोनों ही है, कुछ कंपनी में सिर्फ एक्सटर्नल है, कुछ कंपनी में सिर्फ इंटरनल होगा, लेकिन खैर जो खाली इंटरनल कम ही हो। और दूसरा क्या है, एश्योरेंस की टाइप हो सकती है रिव्यू। बस ये दो अल्फाज आपने रखने, ये तो जस्ट जब उसने लफ्ज ऑडिट बोला, ये अगले अल्फाज उसने इसलिए बोले कि ऑडिट का लफ्ज किन किन जगहों पे जुड़ा हो, इंटरनल ऑडिट के साथ भी लफ्ज जुड़ा होगा, एक्सटर्नल ऑडिट के साथ भी जुड़ा होगा, ये दोनों अल्फाज बात को कंपनी में दोनों तरह की चीजें चल रही होंगी। कहता है स्टैट्यूटरी ऑडिट इज वन फॉर्म ऑफ एश्योरेंस विदाउट एश्योरेंस फ्रॉम द ऑडिटर द शेयर होल्डर में। ये वही बात है मेरे बच्चे जो बच्चों वाली, तो पीछे हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब तक वो शेयर होल्डर ऑडिटर से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑर्डर नहीं करवा लेंगे, उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर लायबिलिटी ऐड नहीं होगी मेरे बच्चे, वो लायबल नहीं होंगे। तो यहाँ पे शेयर होल्डर को यही मशवरा दिया गया कि भैया आप इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर तभी अमल कीजिएगा जब आप क्या करवा लोगे, इसको ऑडिट करवा लोगे। तो ये मेरे बच्चे इन लाइनों के अंदर वही बता रखिए। नेक्स्ट देखिएगा मेरे बच्चे, ये भी हमने डिस्कस कर लिया, क्योंकि बार बार बहुत दफा पूछता है इसको। ये जब आपको असाइनमेंट मिलेगी इसमें मैं ये तो नहीं कहूँगा पास पेपर, लेकिन पास पेपर की बेस पे ये असाइनमेंट तैयार है, यानी कि वहां पे सवाल होंगे, उन सवाल जो क्वेश्चन होंगे उनको इंटायरली चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन होंगे वो वही जो पास पेपर्स के अंदर होंगे। लेकिन जाहिर बात वो पास पेपर थोड़ी उठा के, वो तो किसी और यहाँ पे हम करेंगे क्लास के अंदर ही। कहते हैं रिजल्टिंग इंश्योरेंस फॉल इनटू टू कैटेगरी, दो कैटेगरी से मेरे बच्चे। रीजनेबल इंश्योरेंस क्या होती है, हाई होती है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं, और पॉजिटिव फॉर्म में दी जाती है। और लिमिटेड इंश्योरेंस मॉडरेट होती है मेरे बच्चे, और नेगेटिव फॉर्म में बताई जाती है, बयान की जाती है। द डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड, जाहिर बात है फिर अगला एक और डिफरेंस बताना है, यहाँ पे ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है ऑडिट में, और यहाँ पे यानी कि वैसे ओवरऑल ही बताना। द डिग्री ऑफ एश्योरेंस दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय द लायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ कंपनी विल डिपेंड ऑन, यानी कि काम कितना किया, अगर ज्यादा काम किया तो रीजनेबल एश्योरेंस, कम काम किया तो लिमिटेड एश्योरेंस। तो ये उस लिहाज से बता रहा है। और रिजल्ट क्या है, जिस तरह हमने उसके वो की थी ओपिनियन किस फॉर्म में देने, ये अगेन मेरे बच्चे वही अल्फाज, द रिजल्टिंग इंश्योरेंस फॉल इनटू टू कैटेगरी, ये उसी उसी को मैंने ऊपर वो किया हुआ था, समरी बनाई हुई थी वो यहाँ पे, लेकिन ये अल्फाज इसी तरह आपने दिमाग में रखेंगे। जब वो पेपर में आपसे रीजनेबल एश्योरेंस पूछेगा तो आपने यही अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, और बाज़ का वो क्या करेगा, वो आपको ये अल्फाज खुद इस्तेमाल करके दे देगा और कहेगा यहाँ पे बताओ ये कौन सी इंश्योरेंस। तो हम यहाँ पे जैसे ओपिनियन के अल्फाज लिख देगा, हमसे पूछेगा अच्छा बताओ ये कौन सी इंश्योरेंस है, तो ओपिनियन से हमें पता चल जाएगा। अब कह रहे हैं ना अवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव टू, एंड फिर भी हम कह देंगे रीजनेबल इंश्योरेंस है। अगर वो ये अल्फाज बोलेगा कि बेस्ड ऑन अवर रिव्यू नथिंग हैज कम, तो वही बात मेरे बच्चे, तो फिर हम उसको कहेगा बताओ ये कौन सी इंश्योरेंस है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, ये लिमिटेड इंश्योरेंस।
तो इसलिए इन इन लाइनों को आपने बड़े अच्छे तरीके से करना है। कहता है रीजनेबल एश्योरेंस क्या होती है? ए हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर। यहाँ पे प्रैक्टिशनर किसकी तरफ जा रहा है? ऑडिटर की तरफ। प्रैक्टिशनर्स कंक्लूजन एक्सप्रेस इन ए पॉजिटिव फॉर्म। कंक्लूजन मतलब वो जो रिपोर्ट देगा, अपनी ओपिनियन देगा उसके अंदर, तो उसकी तरफ कहता है जैसे वो किस तरह देगा ओपिनियन अपनी? इन आवर ओपिनियन द अकाउंट्स आर ट्रू एंड फेयर, या अकाउंट्स आर प्रेजेंटेड फेयरली, द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिट इज टू प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस। और साथ ही उसने ये एग्जांपल दी है, ये जो अगली है ये एग्जांपल है। कहता है ऑब्जेक्टिव स्टैट्यूटरी ऑडिट जो होता है उसका मकसद ही क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस देना। तो रीजनेबल एश्योरेंस की फिर एग्जांपल क्या हुई? स्टैट्यूटरी ऑडिट। लिमिटेड एश्योरेंस उसने कहा मॉडरेट लेवल की एश्योरेंस होती है, प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन एक्सप्रेस इन नेगेटिव फॉर्म। वो पॉजिटिव फॉर्म के अंदर और ये नेगेटिव फॉर्म के अंदर। अल्फाज नेगेटिव है, जैसे होता है ना, ये पॉजिटिव नेगेटिव कम्युनिकेशन क्या होती है? जैसे मान लो मैं आपको कहता हूं कि बेटा ये काम आपने कंप्लीट करना है आज शाम तक। शाम होगी, काम कंप्लीट नहीं हुआ, अब आप मेरे पास हैं। अब आपने कहा कि सर ये काम आज कंप्लीट नहीं हुआ, तो सर कल जाके मैं इस काम को कंप्लीट करूंगा। एक तो ये अल्फाज है। तो यहाँ पे अल्फाज नहीं हुआ, ये आगे हैं। आपने क्या बोला कि आज ये काम कंप्लीट नहीं हो सका, तो हम कल इसको कंप्लीट करेंगे सर। ये लेकिन इसकी एक पॉजिटिव फॉर्म भी हो सकती थी, पॉजिटिव वे में भी आप इसको कम्युनिकेट कर सकते हैं। आप आगे सिर्फ यही कहते हैं कि सर इंशाल्लाह ये काम हम सुबह कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे कोई नहीं का लफ्ज नहीं आया। तो इसलिए मेरे बच्चे वो अक्सर यहाँ पे ये उस कॉन्टेक्स्ट में है कि दोनों में है पॉजिटिव ही, लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे एक्चुअली इसलिए उसने नेगेटिव फॉर्म का बता दिया क्योंकि यहाँ पे लफ्ज नहीं कहा गया। नथिंग हैज कम टू अवर अटेंशन, कैसा हमारी निगाह में कुछ नहीं आया कि हम ये कहेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही नहीं। तो ये वो जो नहीं आ रहा है इसके अंदर, बस उस लिहाज से वो क्या कह रहा है नेगेटिव फॉर्म में। लेकिन वो नहीं, यहाँ पे दो नहीं आपस में टकराए, वैसे भी हाँ ही होती है। जैसे दो नेगेटिव टकराए तो आपस में पॉजिटिव आता है, तो दो दफा नहीं इस्तेमाल हुई है यहाँ पे, तो इसलिए है तो ये भी उस लिहाज से पॉजिटिव ही। फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट्स हैं जो क्या वो सही ही है। कह रहा है कि बेस्ड ऑन आवर रिव्यू नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन दैट कॉजेस अस टू बिलीव दैट, वही बात में द ऑब्जेक्टिव ऑफ एन रिव्यू एंगेजमेंट इज ऑफन टू प्रोवाइड लिमिटेड एश्योरेंस। अब उसने एग्जांपल दे दिया आपने। द ऑब्जेक्टिव ऑफ ए रिव्यू एंगेजमेंट, जो रिव्यू एंगेजमेंट होगी वो क्या करती है? वो लिमिटेड एश्योरेंस देती है। तो रिव्यू किसकी एग्जांपल है? लिमिटेड एश्योरेंस की। देखो ये वो ये पूछेगा लिमिटेड एश्योरेंस, वो ये नहीं पूछेगा रिव्यू एंगेजमेंट बताओ, वो कहेगा रीजनेबल एश्योरेंस बताओ। वहां पे ये नहीं कहना ऑडिट को रीजनेबल एश्योरेंस कहते हैं। भाई ये तो पूरी बात नहीं बोली आपने, जस्ट एग्जांपल दी, आपने ये वाली बातें तो बोली नहीं। हाई बट नॉट एब्सोल्यूट लेवल ऑफ एश्योरेंस प्रोवाइडेड बाय द प्रैक्टिशनर कंक्लूजन, ये अल्फाज तो बोले नहीं आपने। तो मेरे बच्चे आंसर सही नहीं हो। तो इसलिए जब ये अश्योरेंस वाले लफ्ज बोलेगा खुदा के लिए, आपने इन्हीं से यही अल्फाजों के साथ आंसर करना। अब जरा पास पेपर देखिएगा वो कितनी दफा उसने पूछ रखा होगा इसको। ये फिर वही बातें ऊपर ऊपर वाले बता कि अश्योरेंस जो ऑडिट के जरिए प्रोवाइड की जाती है वो हाई होती है लेकिन एब्सोल्यूट नहीं। और फिर आगे वो फिर वो बता रहा है द रीजन वाई ऑडिटर इज नॉट एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड एब्सोल्यूट एश्योरेंस। पता चल गया आपको कि वो कौन से रीजन है कि ऑडिटर एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं प्रोवाइड कर सकता? इज दैट देयर आर इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट। और वो हम इसी चैप्टर के आखिर पे जाके पढ़ेंगे। which result in most of the audit evidence on which the auditor draws conclusions and base the auditor's opinion being persuasive rather than conclusive। अब देखो ये अल्फाज भी दो थोड़े से दिमाग में रखने यहाँ पे, आगे भी जाके इसको देखेंगे। ऑडिटर ऑडिट एविडेंस जो इकट्ठी करता है, कहता है वो परसुएसिव होती है, कंक्लूसिव नहीं होती। कंक्लूसिव लफ्ज क्या होता है? जो हतमी हो, जो 100% आपको यकीन हो। परसुएसिव क्या होता है? हतमी हो ना हो लेकिन आप कायल हो गए उससे। तो ऑडिटर मेरे बच्चे क्या करता है? जस्ट जस्ट एग्जांपल, मैनेजमेंट ने क्या किया हुआ? मैनेजमेंट ने कुछ एस्टिमेट्स लिए हुए या ये कहने रिवेल्यूशन बेस पे एसेट रिकॉर्ड किए हुए। अब आप क्या करोगे? आप उनके उस रिवेल्यूशन जो भी तरीकाकार होगा उसको चेक करोगे कि क्या इन्होंने सही तरीके से रिवेल्यूशन की है। तो आप क्या करेंगे? आपने उनका सारा तरीकाकार पढ़ा, आपको तसल्ली हुई कि ये इसी तरह ही हो सकता था और क्या होता। तो ये आप क्या हुए? कायल हुए हैं। लेकिन आपको 100% यकीन नहीं हो गया कि इन्होंने ये जो रिवॉल्यूशन की एसेट्स की ये इसी तरह जो की है ये 100% सही की है। ना ना, ये नहीं कह सकते आप। हो सकता है उसमें कोई कमी बेशी हो, लेकिन आपको तरीकाकार सही लगा, आपने कह दिया इट्स ओके। तो क्योंकि जो जितनी पीछे वो होती हैं एस्टिमेट्स होते हैं, जजमेंट्स होती हैं, हम उसके 100%, क्योंकि वो ऑलरेडी जो जजमेंट हो, आप उसमें 100% तसल्ली तो कर ही नहीं सकते। हम भी कायल हो सकते हैं। जैसे आप घर वालों को कहते हो ना कि लग रहा है पेपर पास हो जाएगा, घर वाले भी कायल हो जाते हैं आपके कहे पे, क्योंकि उनके पास और होते ही क्या है, हैं वो कौन से बेचारे एग्जामिनर हैं वो आपके। तो अब घर वालों को आप घर वाले आगे बता रहे होते हैं हमारा बच्चा पास हो जाएगा। उन्होंने कहा कि क्या है तसल्ली, क्या है? उन्होंने कहा एक तो बच्चा हमारे सामने पढ़ता था, बड़ी मेहनत की उसने, और उसके बाद जब वो पेपर देख रहा है उससे हमने पूछा भी
पेपर कैसा हुआ उसके मुताबिक सही हुआ, अब हम कह सकते हैं कि वो बच्चा पास हो जाएगा इंशाल्लाह। अब ये जो वो हतमी बात वो भी कंक्लूसिव नहीं कह सकते, क्योंकि 100% तो है ही नहीं, क्योंकि उन्होंने भी आपसे ही सुना है, उनको भी लगा कि बच्चा मेहनत कर रहा है शायद पास, उनको क्या पता, किताब के ऊपर मोबाइल भी पड़ा हुआ था, है उनके सामने सिर्फ किताब नजर आ रही है। तो यहाँ पे जो ऑडिट, इसको आगे जाके मजीद भी डिस्कस करेंगे, अभी मैं इसके यहाँ पे वो करना नहीं चाह रहा, क्योंकि जस्ट ये अल्फाज हैं, बस अल्फाजों के लिहाज से भी दिमाग में रखेंगे, जब आगे डिटेल आएगी फिर देखेंगे। परसुएसिव ऑडिट एविडेंस क्या होती है? ऐसी एविडेंस जिसपे आप कायल हो गए, आपने मान लिया इट्स ओके, ऐसे ही हो सकती है, इससे ज्यादा क्या है। जो जितनी जजमेंट्स प्रोविजंस वगैरह होती हैं हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर, हम उसके ऊपर जो कायल होते हैं वो परसुएसिव बेस पे ही होती हैं। और कंक्लूसिव ऑडिट एविडेंस क्या होती है? जो 100% हो। तो मेरे चाहिए यहाँ पे जो ऑडिट होता है वो ज्यादातर जो बेस्ड होता है वो परसुएसिव ऑडिट एविडेंस की बेस पे ही होता है। इस वजह से मेरे बच्चे उसमें एब्सोल्यूट एश्योरेंस हम दे नहीं सकते, बाकी बाद में हम डिस्कस करेंगे इसको। उसी तरह मेरे बच्चे ये रीड कर लेंगे आप, ये हमने सारा पीछे डिस्कस कर लिया, अब जल्दी से ये सारा ऊपर हमने डिस्कस किया। अब ये जल्दी से मेरे बच्चे आज की आखिरी बात, ये भी रीड आपने घर जाके करना है खुद, तो परसों हम यहाँ पे क्लास में रीड करेंगे इसको, लेकिन ये जरा समझ लो इसको। ये बेटा उसी तरह जल्दी जल्दी बना दो, कंपनी बनाने वालों ने कंपनी बनाई, और कंपनी बना के मेरे बच्चे उन्होंने डायरेक्टर्स के सपोर्ट कर दी, डायरेक्टर्स ने अपनी अकाउंटेबिलिटी पूरी करने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई। अब शेयर होल्डर को चाहिए कि वो इन पर लाए ना करें, तो कैसे करेंगे लाए? वो क्या करेंगे, किसी ऑडिटर से इसका ऑडिट करवाएं, और वो ऑडिटर क्या करें, इनके सामने अपनी ओपिनियन रखें, फिर वो इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर रिलाई करें। तो ये आपके सामने एक अश्योरेंस एंगेजमेंट का एक अरेंजमेंट है। अब अश्योरेंस एंगेजमेंट के हम एलिमेंट पढ़े जा रहे हैं। जब अश्योरेंस एंगेजमेंट होती है, कहते हैं उसमें कितने एलिमेंट्स होते हैं। अश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर वो कहता है कि हमेशा 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 कितने एलिमेंट्स हुआ करेंगे? 5 एलिमेंट्स हुआ करेंगे। अश्योरेंस एंगेजमेंट के वो कुछ और है। अश्योरेंस एंगेजमेंट के हमेशा 5 एलिमेंट्स हुआ करेंगे। उस 5 एलिमेंट में सबसे पहला एलिमेंट होगा 3 पार्टी रिलेशनशिप, कि इसके अंदर मेरे बच्चे 3 पार्टी हुआ करेंगे। अश्योरेंस एंगेजमेंट आज के बाद जब भी अश्योरेंस एंगेजमेंट की बात हो, उसमें हमेशा 3 पार्टीज हुआ करेंगी। और वो 3 पार्टीज कौन सी हैं? एक तो मेरे बच्चे यूजर यूजर एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी डायरेक्टर्स को हम बोल रहे हैं, क्यों बोला? ये जिम्मेदार थे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को तैयार करने के लिए, तो रिस्पॉन्सिबल पार्टी, और एक मेरे बच्चे प्रैक्टिशनर। तो कोई भी, ये खाली ऑडिट नहीं, कोई भी इस तरह की एश्योरेंस एंगेजमेंट हो उसमें 3 पार्टीज हों। उसके बाद मेरे बच्चे इसमें लाजमी तौर पर एक सब्जेक्ट मैटर होगा, कोई वजह हो। जिस तरह हम गाड़ी खरीदने गए थे तो गाड़ी वहां पे सब्जेक्ट मैटर थी, हम ये बिल्डिंग रेंट पे ले रहे थे, ये बिल्डिंग सब्जेक्ट मैटर, आपने पेपर दिया था आई कैप को, आपका पेपर सब्जेक्ट मैटर था। तो इसमें क्या होगा, एक हमेशा तो लाजमी एक सब्जेक्ट मैटर भी हुआ करेगा, जिस चीज का आपने वो रिव्यू करना है, ऑडिट करना है, जिसको चेक करना है, जिसके ऊपर आपने तसल्ली देनी है, चलो देनी है 7 अल्फाज में। तो यहाँ पे सब्जेक्ट मैटर क्या है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेरे बच्चे यहाँ पे, ये हमारा सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद मेरे बच्चे यहाँ पे एक क्राइटेरिया भी हुआ करेगा, एक क्राइटेरिया, क्योंकि देखो जो प्रैक्टिशनर है उसने सब्जेक्ट मैटर के ऊपर अपनी ओपिनियन देनी है, अश्योरेंस देनी है, लेकिन मेरे बच्चे अश्योरेंस वो देगा उस सब्जेक्ट मैटर को किसी न किसी चीज से कंपेयर करेगा और देखेगा ये सब्जेक्ट मैटर सही है कि नहीं। तो कंपेयर करने की भी तो कोई चीज चाहिए ना, जिससे कंपेयर करके बताएगा ये अगर तो उसके मुताबिक बनी है तो सही है, अगर उसके मुताबिक नहीं बनी तो वो सही नहीं है। तो इसके लिए मेरे बच्चे क्या होना चाहिए? एक क्राइटेरिया भी। और यहाँ पे ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो किससे कंपेयर किया करेगा? आईएफएसएस के साथ, वो जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की हमने बात की थी, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, उसमें हमारे यहाँ पे कौन से आते हैं? आईएफएसएस और हमारे जो आईएसएस और लोकल लॉज वगैरह, वो इससे इसको क्या करेगा? इसको कंपेयर करेगा। अगर उसके मुताबिक बनी है तो फिर मेरे बच्चे ये उसके लिए क्या करेगा? एविडेंस इकट्ठी करेगा, शहादतें इकट्ठी करेगा उसके लिए। तो एविडेंस इकट्ठी करने के बाद मेरे बच्चे अश्योरेंस एंगेजमेंट में देखो अभी तक 4 हो गए। एक तो मेरे 3 पार्टी रिलेशनशिप, इसमें एक सब्जेक्ट मैटर होता है, इसमें एक क्राइटेरिया होता है हमेशा। जैसे आपका पेपर, जब आप पेपर देंगे मेरे बच्चे, एक तो 3 पार्टी रिलेशनशिप बन गया, आप आई कैप और पेपर चेकर। उसके बाद सब्जेक्ट मैटर क्या है? आपका पेपर, वो सब्जेक्ट मैटर है। और फिर क्राइटेरिया क्या है? ऑडिट का पेपर दिया है तो ऑडिट का ये जो किताब आपके सामने, ये उसका क्राइटेरिया बन जाएगी। और वो क्या करेगा? पेपर चेकर वो एविडेंस इकट्ठी करेगा, पेपर चेक करेगा किताब के मुताबिक, और वो क्या करेगा? उन चीजों को हाईलाइट करता जाएगा जो गलत होंगे, ताकि वो उस गलत, अगर वो कह रहा है खुदा ना खासा बच्चा फेल है, तो उसके पास एविडेंस होनी चाहिए कि देखें सर ये चीजें गलत थी हैं। तो अगर वो उसने कहा पास है तो फिर उसके लिए भी उसके पास एविडेंस, देखें सर ये चीजें उसने बिल्कुल सही, मैंने टिक लगाए ये सही है। उसके बाद मेरे बच्चे ये क्या करेगा? अपनी एक रिपोर्ट दिया करेगा, जिसको आई कैप में रिजल्ट हो, तो एक रिपोर्ट देगा। तो ये 5 चीजें मेरे बच्चे क्या होंगी? ये अश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स। याद रखोगे इस बात को, मुश्किल तो नहीं? क्या मिला है यहाँ? अच्छा चलें, लेकिन इस मंडे को फिलहाल आपकी असाइनमेंट है,
तो ट्यूसडे या वेडनेसडे को इंशाल्लाह आपका टेस्ट होगा। देखो बेटा, अब ये क्या करना है आपने, मादत 1-2 मिनट हो रहा, ये आपने एलिमेंट्स इसी तरह ये हम यहाँ पे रीड करेंगे, लेकिन आपने अगली बातें जो हैं ये रीड करके आइएगा। ये आसान बात है, ये सारी हमने ऊपर रीड कर ली। तो समझ लेना मेरे बच्चे, स्टैट्यूटरी ऑडिट से ऊपर ऊपर हमने ये एरिया अपना कर लिया है। इसको रीड कर दूंगा मैं इसको दोबारा, लेकिन ये आप रीड कीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, इसमें कतई भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बड़े आसान सी बातें जो भी हमने डिस्कस की, लेकिन इसको जरा मैच कर लेंगे उन बातों को जो पीछे हमने लिखी है। तो अब आपकी जो असाइनमेंट होगी वो मेरे बच्चे यहाँ तक ये चीज़ें भी कवर होंगी, ये जो एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट हैं ये उसके अंदर कवर हों, क्योंकि सारी बातें यही हैं जो आपको बताएंगे, इसमें कुछ रहा नहीं। तो इंशाल्लाह मेरे बच्चे मंडे को मुलाकात, आज शाम तक, नहीं तो सुबह आपकी असाइनमेंट आपको ग्रुप में मिल जाएगी, और सॉल्व करके आनी है अपने रजिस्टर्स के ऊपर।